भाई सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट जुड़ें। मैथ लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लिंक मैं अभी आपके पास सेंड कर देता हूं, ठीक है। तो लिंक मैं आपके पास सेंड कर देता हूं, फटाफट जुड़ जाएं। आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं। लिंक मैंने आपके पास सेंड कर दी है भाई। एक बार बच्चे सभी जुड़ें। लिंक मैंने सेंड कर दी है, एक बार सभी बच्चे जुड़े भाई फटाफट। हेमंत यादव, बनीता यादव, कीर्ति, हैप्पी, होशियार, एक बार ये भी बता दो भाई फटाफट, क्या आवाज सभी के पास आ रही है? सभी के पास आवाज आ रही है क्या भाई? चलो तो भाई स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो आज हम पढ़ेंगे रोल पेपर में भाई, बाकी भी बहुत सारे आ गए हैं, कुछ रह गए हैं वो भी फटाफट जुड़ जाएंगे। देखो नमस्कार भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। और ये नमस्कार, नमस्ते सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखो रोल पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें आनी चाहिए। आरती, सौरभ, देखो भाई रोल पेपर के अंदर हमें 3 चीज याद रखनी है। अब वो 3 चीज कौन कौन सी है, यानी इसके अंदर आपके पास 3 स्टेप आएंगी और तीनों स्टेप बिल्कुल सत्य होंगी, तब वहां पर रोल पेपर में लागू होगी भाई। अब ये 3 स्टेप कौन कौन सी है? परवीन, बाकी भी जुड़ जाओ फटाफट। देखो यदि मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई, देखो यदि हमारे पास कोई फलन है, यदि कोई फलन f, यदि कोई फलन f, यदि कोई फलन f जो कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक फलन यानी काल्पनिक नहीं होना चाहिए। अब ये सर वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है भाई? वास्तविक का मतलब रियल होना चाहिए और काल्पनिक का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आयोटा आ जाए, उसको हम बोलते हैं काल्पनिक बोलते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आना, वो क्या है? काल्पनिक है भाई, ठीक है। तो यदि कोई फलन f वास्तविक फलन हो, वो कोई फलन f किसी अंतराल, यानी कोई भी अंतराल हो सकता है, किसी अंतराल a b में, कोई भी अंतराल हो किसी अंतराल a b में, यानी कोई फलन f है, कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसके साथ आपको एक अंतराल दिया जाएगा। अंतराल देने के बाद आपको 3 स्टेप याद रखनी है। कौन कौन सी हैं 3 स्टेप? पहली स्टेप है f समवर्त अंतराल। प्रशांत चौधरी, वनीता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो f है वो समवर्त अंतराल भाई, f यानी जो हमारा फंक्शन है वो समवर्त अंतराल, समवर्त अंतराल,
समवर्त अंतराल का मतलब होता है क्लोज्ड यानी बंद अंतराल जिसमें बड़ा ब्रैकेट आता है। भाई अंतराल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ए बी बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब है कि इसके अंदर ए बी शामिल है और इसके अंदर बी बी शामिल है। एक होता है ए बी, इसका मतलब क्या है भाई, छोटा ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब है कि ए शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है और इसके बीच की संख्या, इसको तो बोलते हैं हम समवर्त अंतराल और इसको हम क्या बोलते हैं, विवृत अंतराल। ठीक है, तो समवर्त अंतराल ए बी में जो हमारा फलन है वो संतत होना चाहिए। ए बी में फलन कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। संतत, अब सर ये संतत ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है भाई, हमने संतत टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है, संतत एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर है भाई, अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना संतत क्या होता है। उसके बाद नंबर 2 एफ समवर्त अंतराल, समवर्त अंतराल ए बी में, समवर्त अंतराल ए बी में फलन अवकलनीय हो गई। ए बी में फलन कैसा हो, अवकलनीय। पहली स्टेप एफ समवर्त, देखो यहां दोबारा से समवर्त लिख दिया भाई, यहां विवृत होगा। एफ समवर्त अंतराल ए बी में फलन संतत हो। एफ विवृत अंतराल यानी ए बी छोटा ब्रैकेट लगाया है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का मतलब हमें पता है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब दोनों शामिल हैं, छोटा ब्रैकेट का मतलब दोनों में से कोई शामिल नहीं है, इसके बीच की संख्या शामिल है भाई। इसमें तो फलन संतत होना चाहिए और इसमें फलन कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। संतत और अवकलनीय के बारे में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर भाई, तब आपको पता लग जाएगा कौन सा फलन संतत होगा, कौन सा फलन अवकलनीय होगा। उसके बाद तीसरी स्टेप एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए और एफ बी ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी यानी एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो ए बी में कोई बिंदु सी, ए बी में कोई बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार अस्तित्व हो, या फिर मैं लिख देता हूं इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो इनकी जो वैल्यू आएगी, इधर जो वैल्यू आएगी उसकी जो वैल्यू है सी, तो सी की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में होनी चाहिए। अभी मैंने समझाने का कुछ नहीं समझाया, सिर्फ मैंने लिखवाया है कि ये क्या क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा एक एक बातें कि क्या है ये, ध्यान से समझना। रोले प्रमेय, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रोले प्रमेय सिद्ध कीजिए भाई। ठीक है, अगर रोले प्रमेय को सिद्ध करना है तो हमें 3 स्टेप को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यदि कोई फलन f यानी कोई भी फंक्शन हमें देगा वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अगर वास्तविक है तो उसके साथ आपको कोई अंतराल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फलन इस अंतराल के अंदर, इसमें रोले प्रमेय लागू होती है, ये हमें सिद्ध करके दिखाओ। ऐसा हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, ऐसे देगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कोई भी अंतराल दे दिया जैसे 1 से 4,
हमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि ये है, इसमें रोले प्रमेय लागू होती है। फिलहाल इसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, एक आपको फंक्शन दिया जाएगा, एक आपको क्या दिया जाएगा, अंतराल दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पहली स्टेप एफ समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल का मतलब है ए बी और बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है दोनों शामिल होते हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसमें एक भी शामिल होगा और 4 भी शामिल होगा। ये संतत होने चाहिए। यहाँ हम संतत सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे, हमें सिर्फ हिंदी में कुछ भाषा का प्रयोग करना है। अगर इनको सबको सिद्ध करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन इस अंतराल में संतत है, वास्तविक फलन है इसलिए ये संतत है ना, ये अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद विवृत अंतराल। विवृत अंतराल का मतलब ए और बी तो होंगे लेकिन छोटा ब्रैकेट। जैसे मैं इसकी बात करूं तो 1 और 4, इसका मतलब 1 शामिल नहीं है, 4 शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच के अंदर जो संख्या है वो कैसे है भाई, वो अवकलनीय होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, विवृत अंतराल हो गया ये। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि एफ ए बराबर एफ बी। मतलब एक बार तो ये 1 इसके अंदर लिखना है तभी तो एफ ए, और एक बार इसके अंदर 4 लिखोगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, तीसरी स्टेप ये रहेगी। ये दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। जब ये दोनों बराबर आएंगे तो फिर एफ डैश का मतलब अवकलन करना। अवकलन करके जो वैल्यू आएगी उसकी जगह सी लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे, c, और बराबर 0 रखेंगे। और जैसे ही 0 रख के इनको सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, c की। और इस c की वैल्यू a व b के बीच में आनी चाहिए भाई। जैसे मान लीजिए c की वैल्यू 3 आ गई, तो बताओ 3 की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है कि नहीं है, तो बात सही है। मान लीजिए इसकी वैल्यू c की वैल्यू 4 आ गई, तो हम कह देंगे कि 1 और 4 नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि 4 शामिल नहीं है भाई, इसलिए 4 यदि c की वैल्यू आ जाती है तो रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। ये सारी कंडीशन सही होनी चाहिए भाई। अगर ये सारी कंडीशन सही है तब उसमें रोले प्रमेय लागू होती है। देखो, इस एक्सरसाइज से पहले हमें संतत और अवकलनीय पढ़ना था, लेकिन वो एक्सरसाइज हमने नहीं कराई है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रोले प्रमेय आखिर है क्या। यहाँ नोट डाल के एक चीज और मैं बता रहा हूँ, नोट। बाकी ये हम एक्सरसाइज नंबर 6 में बताएंगे। यदि कोई फलन किसी अंतराल में, यदि कोई फलन किसी अंतराल में अवकलनीय है, तो वह फलन हमेशा उस अंतराल में अवकलनीय, उस अंतराल में संतत होगा। ये हम एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर बताएंगे, फिर भी आपको यहाँ पे ये याद रखना है भाई। यदि कोई फलन किसी अंतराल में, यदि कोई भी अंतराल दिया जाए और उस अंतराल में फलन अवकलनीय है, कैसा है, अवकलनीय है, तो वह फलन हमेशा उस अंतराल में संतत होगा। यदि अवकलनीय है तो 100 में से 100% वो क्या होगा, संतत होगा। ठीक है।
यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो 100% क्या होगा, संतत भी होगा। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ अवकलनीय की जांच करनी है। अब अवकलनीय की जांच कैसे करोगे ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन उठा रहा हूं भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए और c दिया गया है, यानी जो c है यहाँ c की जगह x लिख लो भाई, ये गलती से c दिया गया है। -5 और 7, -5 -2 लिख देता हूँ, ये हमें दिया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें कहा गया है कि रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। वो ऐसे भी कह सकता है कि जांच कीजिए कि इसमें रोले प्रमेय लागू होती है या फिर नहीं होती है। अब जो मैं समझा रहा हूँ ये बात आपको समझनी है बहुत अच्छे से। पहले मैंने समझाया वो इसका बेसिक था, सिर्फ लिखवा रहा था मैंने कि ऐसे ऐसे हमें करना है। इसके अंदर इतना याद रखना है कि रोले प्रमेय के अंदर 3 स्टेप होती हैं भाई। कितनी स्टेप होती हैं? 3 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप आपको हमेशा कौन सी लिखनी है? पहली स्टेप मैं बता रहा हूँ, पहली स्टेप लिखोगे कि जो भी आपको दिया गया है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है, आप उसका अवकलन कर दोगे। आप इसका अवकलन कर दो। एफ एक्स का जब अवकलन करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा। क्या आएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर प्लस 7x का क्या हो गया 7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी फंक्शन दिया जाए तो सबसे पहले आप उसका अवकलन कर लो भाई। जैसे एफ एक्स का अवकलन कर दिया मैंने, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर प्लस 7x का हो गया 7 प्लस 10 का हो गया 0, ठीक है। -5 2 में अवकलनीय के लिए छोटा ब्रैकेट यूज करो, में फलन परिभाषित है। परिभाषित है, अतः अंतराल -5 2 में फलन अवकलनीय होगा। ये लाइन आपको लिखनी है। अब ये लाइन सब में लिखनी है क्या? बिल्कुल सभी में लिखनी है। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ इतना याद करना है कि एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डैश एक्स, इसका अवकलन किया ये, जो यहाँ पे आपको वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे देखो -5 और -2, तो इतना याद रखना है कि -5 शामिल नहीं है, -2 शामिल नहीं है। इसके बीच में कोई भी संख्या उठा लो, आप कोई भी XYZ संख्या उठा लो और वो संख्या इसके अंदर रखने पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मान आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अनंत नहीं आना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए।
क्या नहीं आना चाहिए भाई? अनंत नहीं आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में अवकलन करने कर और उसके बाद इसमें से कोई मान रखने पर अनंत आ जाता है तो हम लिख देंगे कि फलन अपरिभाषित है। फलन क्या है? अपरिभाषित है, अतः अंतराल में फलन अवकलनीय नहीं होगा। याद रखना, अगर फलन परिभाषित है तो अवकलनीय होगा, यदि फलन अपरिभाषित है तो अवकलनीय नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको f(x) और मैंने लिख दिया 1/x। मैंने क्या लिख दिया? 1/x। मैंने कहा कि -1 से 1 के बीच में बताओ इसमें रोले प्रमेय लागू होती है कि नहीं होती है भाई? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले अवकलनीय की जांच करोगे। किसकी जांच करोगे? अवकलनीय की। तो इसका अवकलन करो f'(x). अब 1/x का कैसे करोगे? तो 1/x है, इसको ऊपर लेके जाओगे x की पावर -1, x की पावर n के फॉर्मूले से -1/x² आ जाए। क्या आ गया? -1/x²। अब मेरे को ये बता दो x -1 और 1 हमेशा छोटा ब्रैकेट लेना है अवकलनीय में। इनके बीच में संख्या बताओ 0 आती है कि नहीं आती है भाई? इनके बीच में संख्या 0 आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल 0 आती है। अब मेरे को बताओ, जैसे ही मैं इसमें x की जगह 0 लिख दूं, क्या लिख दूं? 0, तो बताओ -1/0 बताओ अनंत आएगा कि नहीं आएगा भाई? अगर इनके बीच में से कोई संख्या है और मैं उठा के यहाँ रखूँगा 0 तो 1/0 अनंत आएगा कि नहीं आएगा? और अनंत आते ही आप क्या कह दोगे? अपरिभाषित है। कैसा है? अपरिभाषित है, इसलिए दिया गया फलन अंतराल में अवकलनीय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें अवकलनीय नहीं होगा। और जब अवकलनीय नहीं होगा तो यही लिख देंगे कि इसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। रोले प्रमेय कब लागू होगी? तब आपके पास 3 कंडीशन है, तीनों सही होनी चाहिए। तीनों में से यदि एक भी गलत हो जाती है तो वही कह देंगे कि रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। मैंने बता दिया है अवकलनीय की जांच कैसे करोगे। अवकलन करोगे, यदि अंतराल के अंदर बीच में से कोई भी संख्या उठाओ, अगर इसके अंदर रखने पर उसका कोई ना कोई वास्तविक मान आता है तो हम कह देंगे कि फलन परिभाषित है। यदि कोई फलन परिभाषित है तो उस अंतराल में फलन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। यदि अवकलन करें और अंतराल के अंदर कोई संख्या रखने पर अनंत आ जाए तो अनंत आते ही आप कह दोगे कि फलन अपरिभाषित है, अतः दिए गए अंतराल में फलन अवकलनीय नहीं होगा। परिभाषित है तो अवकलनीय, अपरिभाषित यदि आ जाता है तो क्या कहोगे? अवकलनीय नहीं है। एक बार ये बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फटाफट बता दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अवकलनीय की जांच कैसे करोगे? अवकलन करोगे, अंतराल के अंदर कोई संख्या रखोगे, अगर वास्तविक मान आता है तो अवकलनीय होगा, अगर अनंत आता है तो अपरिभाषित होगा, अवकलनीय नहीं होगा। आ गई? वेरी गुड। चलो, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो ये समझो कि रोले प्रमेय आपने सीख लिया। 2-4 क्वेश्चन में कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। f'(x) पहले अवकलन करोगे, फिर लिखोगे x अवयव। अवकलनीय में छोटा ब्रैकेट विवृत अंतराल होता है। अभी हमने परिभाषा लिखवाई थी ना, छोटा ब्रैकेट में फलन परिभाषित है, अतः अंतराल -5, 2 में फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, पहली स्टेप हमारी सही हो गई है। दूसरी स्टेप अभी मैंने नोट डाल के लिखवाया था। क्या लिखवाया था? यदि कोई फलन अवकलनीय है
यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह हमेशा संतत भी होगा, संतत भी होगा। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह हमेशा कैसा होगा? संतत होगा भाई। इसलिए यहां लिख देंगे, इसलिए भाई ये फलन अवकलनीय आ गया ना, जब अवकलन आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? ये संतत भी हो गया। इसलिए फलन -5 -2, यहां बड़ा ब्रैकेट लगाओगे भाई। क्या लगाओगे? बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहां बात कर रहा है समवर्त अंतराल। मैंने देखो फर्स्ट में लिखवाई थी पहली स्टेप कि समवर्त अंतराल ए बी बड़ा ब्रैकेट में फलन संतत होगा। दूसरी स्टेप लिखवाई थी ये कि विवृत अंतराल ए बी छोटा ब्रैकेट में फलन अवकलनीय होगा। अब मैंने दूसरी स्टेप पहले लिखी है और फर्स्ट स्टेप बाद में लिखी है। ठीक है, फलन -5 -2 में संतत है। ये लो, हर क्वेश्चन में आपको इस टाइप से लिखना है। पहली 2 स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई है कि फलन अवकलनीय की कैसे जांच करोगे, और यदि अवकलनीय है तो हमेशा कैसा होगा? संतत होगा। इसलिए फलन -5 2 में संतत है। 2 स्टेप कंप्लीट। हर क्वेश्चन में ये 2 स्टेप तो आपको पहले लिखनी है। ठीक है, अब देखो तीसरी स्टेप में क्या था कि FA = FB, FB। तीसरी स्टेप में यही तो था कि FA बराबर होना चाहिए किसके? FB। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि A और B क्या है? A और B क्या होते हैं? जो अंतराल है, यानी इसको A कहते हैं और इसको क्या कहेंगे? B कहेंगे। जो अंतराल है उसका फर्स्ट एलिमेंट A होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा? B होगा। मतलब FA और FB बराबर होने चाहिए भाई। चलो अभी चेक कर लेते हैं। FA = F, बताओ A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है -5। तो ये लो भाई, A की वैल्यू मैंने लिख दी है -5। बताओ आगे F है ना, तो ब्रैकेट की संख्या है वो x की जगह लिखोगे। किस में लिखोगे? F में, फलन के अंदर। यही तो है फलन। बताओ इस x की जगह लिखोगे -5, तो -5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। इस x की जगह -5 लिखोगे तो कितना हो गया? -35, और प्लस कितना है? 10। जैसे ही सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई? 0। FA की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0। अब हमें निकालना है FB। बताओ FB कैसे निकालें भाई? FB, और B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है -2। इसका मतलब है कि जो ये ब्रैकेट की संख्या है ये हमें x की जगह रखना है। किस में रखना है? फलन के अंदर, फंक्शन के अंदर। यही तो फंक्शन है। अब देखो x की जगह -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4, -2 लिखोगे 7 से गुणा होगा, 7 दूनी 14, किसका आएगा? माइनस का। पीछे प्लस कितना है? 10। 4 + 10 प्लस के 14 और माइनस के 14 = क्या हो गया? 0। देखो FA की वैल्यू भी कितनी आई? 0। FB की वैल्यू भी कितनी आई? 0। तो मेरे को बताओ ये कंडीशन भी राइट है कि नहीं है भाई? FA बराबर FB हो गया। ठीक है, अगर FA बराबर FB आ गया तो अब लास्ट कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट कंडीशन क्या है? F'C = 0, मतलब F'C = 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम। F' देखो यहाँ F' की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? F'। देखो ये रहा,
है कि नहीं है? यहाँ ब्रैकेट के अंदर c है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है? x है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इस x की जगह हम c लिख दें तो भाई f डैश c, डैश का मतलब अवकलन, और ब्रैकेट के अंदर c है, तो इसका मतलब x की जगह हमें c लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? f डैश के अंदर। तो f डैश यही तो है, तो मेरे को बता सकते हो यहाँ है 2, x की जगह क्या लिख दूँ? c प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है? 0। जैसे इसको आप सोल्व करोगे 2c इज इक्वल टू -7, इसको पक्षांतर करके इधर लेके गया हूँ, तो c इज इक्वल टू क्या आया? -7/2, या मैं कह सकता हूँ कि सर c इज इक्वल टू -3.5। मेरे को इतना बता दो कि -3.5 है, -5 और -2 के बीच में आता है कि नहीं आता है भाई? -3.5 है, वो -5 और -2 के बीच में आता है। देखो -5 के बाद क्या आएगा? -4, फिर क्या आएगा? -3, फिर क्या आएगा? -2। तो -3.5 भी तो इनके बीच में ही तो होगा। इसका मतलब -5 -2, सारी कंडीशन लागू। नीचे लिखते हैं अतः रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंध सत्य हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध करने का तरीका है। अरे ये ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो भाई? मोहित कुमार और ये जो छोटू की मस्ती है भाई, इंग्लिश में मैं बता दूंगा, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में मैं बता दूंगा। और ये मोहित ऐसे कमेंट मत करो मेरे भाई। मैं अब की बार इंग्लिश में बता दूंगा मेरे भाई, टेंशन मत ले। चलो तो एक बार फटाफट बता दो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं ऐसा ही। एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूं एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज हमारी है लास्ट की, तुम एक बार फटाफट बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया। एक मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठा रहा हूं, उसके आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया टेंशन ना ले भाई। कुछ विद्यार्थी कमेंट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, नहीं आया बेटा अभी समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, सबको आएगा। हमारी x 7.6 का एक क्वेश्चन है, वो मैं उठा रहा हूं। देखो f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8, x², उसके बाद है प्लस 2x माइनस 8, और हमें कहा गया है कि x बिलोंग्स टू, यानी x कहां से बिलोंग करता है? -4 से 2 भाई। ठीक है, हमें टेस्ट करके बताना है, यानी हमें परीक्षण करके बताना है, टेस्ट करके बताना है कि जो रोले थ्योरम है वो इस पर लागू होती है या फिर नहीं होती है भाई। ठीक है, तो देखो अगर हमें रोले थ्योरम को प्रूव करके दिखाना है या हमें जांच भी करनी है, टेस्ट भी करना है, तो 3 कंडीशन है भाई। पहली कंडीशन वो अवकलनीय होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए।
नंबर 2 पर संतत होना चाहिए यानी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नंबर 3 पर FA इज इक्वल टू FB होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो फिर F' C बराबर 0 रखेंगे और C की वैल्यू जो हमारा अंतराल है उनके बीच में से आना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है रोले थ्योरम का। fx इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8, हमें इंटरवल दिया गया है, हमें अंतराल दिया गया है -4 ये 2। हमें प्रूव नहीं करना, हमें टेस्ट करना है, परीक्षण करना है, यानी टेस्ट करके बताना है कि इस पर रोले प्रमेय लागू होती है या फिर नहीं। तो फिर से फर्स्ट कंडीशन हमारी, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, अवकलन करेंगे। तो देखो fx का अवकलन बताओ क्या होगा, f'(x), ठीक है। x² का क्या हो गया, x² का हो गया 2x, फिर प्लस 2x का क्या हो गया 2। अब मेरे को एक बात बता दो, अब इनमें से आप कोई भी अंक उठा लो, कोई भी डिजिट उठाओ, अगर इसके अंदर आप रखोगे तो क्या कभी अनंत आएगा, क्या कभी अनंत आएगा भाई? यहां से आप वैल्यू रख लो, क्या अनंत आएगा, क्या नहीं, अनंत नहीं आएगा। जब अनंत नहीं आएगा तो मैं क्या कह सकता हूं भाई कि सर यहां अनंत तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये परिभाषित है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल के अंदर ये फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा भाई। ठीक है, f' इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इनके बीच में से कोई भी संख्या उठा के इसके अंदर रखोगे, आपको ये देखना है कि क्या इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या अपॉन में 0 तो नहीं आ रहा है, तो अपॉन में तो 0 आने का कोई मतलब नहीं है भाई। जो अपॉन में 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे अवकलनीय में छोटा ब्रैकेट यूज करोगे, -4 2 में फलन परिभाषित है। फलन कैसा है भाई, परिभाषित है। परिभाषित है इसलिए विवृत अंतराल, इसलिए विवृत अंतराल -4 2 में जो फलन है वो अवकलनीय है भाई। अवकलनीय का मतलब डिफरेंशिएबल, यानी जिसका अवकलन आसानी से हो जाता है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट स्टेप है, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख के देखोगे, अपॉन में इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में 0 नहीं, सॉरी इन्फिनिटी कंप्लीट के नहीं आना चाहिए, अगर अपॉन में 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी नहीं आता है तो परिभाषित होगा, और यदि परिभाषित है तो वो क्या होगा, अवकलनीय होगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, नोट में मैंने क्या लिखवाया था, यदि कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो हमेशा क्या होगा, संतत होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा भाई। ठीक है, तो देखो क्या लिख देंगे, दिया गया फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है, इसलिए संवृत अंतराल, संवृत का मतलब जिसमें बड़ा ब्रैकेट आ जाए, -4 2 में फलन संतत भी होगा।
ये 2 स्टेप हो गई है भाई, और ये सबको समझ में आ गई कि ये 2 स्टेप कैसे आती हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो अभी भी पूछ सकता है भाई, क्या ये दोनों स्टेप सबके समझ में आ गई? मैं कैसे लिख रहा हूं एक बार फटाफट बता दो। चलो, ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहीं से आपको अवकलनीय आ गया तो सीधा से लिखना है कि यदि अवकलनीय है तो वो हमेशा कैसा होगा? संतत होगा। अवकलनीय क्यों आता है, संतत क्यों आता है, इसके बारे में एक्सरसाइज 6 में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 6 में जो पढ़ेंगे वो कंप्लीट यहाँ हमें नहीं लिखना है। हमें तो अवकलन यदि रोले थ्योरम आती है तो फर्स्ट स्टेप यही लिखोगे, सेकंड स्टेप ये लिखोगे। थर्ड स्टेप पे चलते हैं भाई। थर्ड स्टेप क्या है हमारी? थर्ड स्टेप है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए भाई। एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूं पहले एफ ए की वैल्यू। एफ ए बताओ, अंतराल के अंदर पहला है वो ए है और दूसरे नंबर पर लिखा है वो किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है भाई। तो ए क्या है? -4। ये लो भाई, ये लिख दिया मैंने -4। ये जो -4 है ये देखो आगे इसके f है, इसका मतलब जो अंदर की संख्या है ये हमें फंक्शन के अंदर लिखनी है, अवकलन के अंदर नहीं, फंक्शन के अंदर। यानी f के अंदर x की जगह -4 लिखो। देखो -4 x की जगह लिखोगे, -4 का स्क्वायर करो तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया भाई। यहां -4 लिखोगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8, और पीछे भी क्या है? -8 है। तो प्लस के 16 माइनस के 16 इज इक्वल टू क्या हो गया? लो भाई ये 0 हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि एफ बी निकाल दो। लो भाई एफ बी निकाल देते हैं। एफ बी इज इक्वल टू एफ -4। अब देखो बी की वैल्यू क्या है? 2 है भाई। यहाँ ए की वैल्यू -4 थी, यहाँ बी की वैल्यू है 2। इसका मतलब अब हमें 2 लिखना है x की जगह, लेकिन किस में लिखें? f के अंदर, फंक्शन के अंदर भाई। चलो पहुंच जाओ, फंक्शन ये रहा। लिखो भाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 यानी +4 हो गया, पीछे -8, +8 और -8 ये भी हो गया 0। तो मेरे को बताओ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आया कि नहीं आया? यहां पे लिख भी सकते हैं f -4 इज इक्वल टू f2। मतलब एफ ए यानी f-4, एफ बी यानी f2 दोनों कैसे हैं? इक्वल है। ये हमारी थर्ड स्टेप है। अच्छा एक स्टेप और अलग से ही बना देता हूं। अगर ऐसा होता है तो एक लास्ट स्टेप क्या होती है? f' c इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी f' c के बराबर क्या रख दो? 0। और इसको सोल्व करने पर जो c की वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू -4 और 2 के बीच में आनी चाहिए। अगर -4 और 2 से बाहर आती है तो हम कह देंगे कि इसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होती है भाई। ठीक है, चलो f' मतलब बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं भाई। यानी f' जो आपने अवकलन किया है उसमें x की जगह c लिख के लिख दो भाई। अवकलन यही तो किया था, x की जगह क्या लिख दो? c। तो क्या आ जाएगा? 2c + 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया फिर? 2c इज इक्वल टू -2। भाई पक्षांतर करके उधर लेके जाओगे तो c इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो -1 है ये आपको देखना है कि -4 और 2 के बीच में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आए, इन दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। अगर बीच में नहीं है तब भी हम कह देंगे कि इसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होती है भाई। ठीक है, तो बताओ -1 और 2 के बीच में -1 आता है कि नहीं आता है भाई? -4 है, उसके बाद -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, उसके बाद 2 आता है। इसका मतलब ये कहाँ से आ रहा है? ये -4 और 2, यहाँ पे भी
छोटा ब्रैकेट लिखना है भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सही हो गई। जब सारी कंडीशन सही है तो इसका मतलब इस पर रोले प्रमेय लागू होती है भाई, ठीक है। बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा कि रोले प्रमेय हमें कैसे प्रूव करनी है, कैसे उसकी वैल्यू निकालनी। फटाफट बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। फटाफट बता दो फिर मैं, हाँ यस सर, चलो। अच्छा, एक ऐसे भी बता दो जिसको समझ में नहीं आया। ऐसे विद्यार्थी भी बताओ जिनको समझ में नहीं आया। सबको आ गया? चलो तो भाई, अब 7.6 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। चलो, 7.6 है उसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूं, और फर्स्ट का भी पहला पार्ट है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, और फंक्शन है e की पावर x sin x माइनस कोस x, e की पावर x sin x माइनस में कोस x। और हमें कहा गया है कि एक इंटरवल दिया गया है। इंटरवल कहां से कहां तक है? π/4 से 5π/4। इस इंटरवल के अंदर हमें बताना है कि इसमें रोले प्रमेय सत्यापित होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करें। कुछ विद्यार्थी कुछ लिखते हैं फिर मैसेज डिलीट भी कर देते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हो गए ये तो, हाँ भाई। कुछ विद्यार्थी SMS करते हैं फिर उसके बाद डिलीट भी कर देते हैं, क्या चैट चल रही है पता नहीं। चलो, सबसे पहली स्टेप हमें इसका अवकलन करने की आवश्यकता है भाई। अवकलन करो, इसका हो गया f'(x). यहां बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या आने वाली है, कहेंगे कि सर अवकलन नहीं आता है। अवकलन सिखा चुका हूं भाई। e की पावर x का भी अवकलन होता है, sin x माइनस कोस x का भी। देखो ये और ये पार्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई में है यानी गुणा के अंदर है, तो एक को u मानना पड़ेगा तो एक को क्या मानना पड़ेगा? v मानना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे को v मान लिया भाई मैंने, इसको u मान लिया। या ऐसा करो कि पहले इसका गुणा इससे करो फिर इसका गुणा इससे करो, फिर भी u इंटू वी का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। e की पावर x को मैंने u मान लिया और यहां से लेकर यहां तक इसको मैंने क्या मान लिया? v। तो देखो e की पावर x को मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई। इनका देख लो, sin x का क्या हो गया? sin x का हो गया cos x हो गया, ठीक है। फिर माइनस से माइनस, cos x का क्या हो गया? देखो co आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर हो गया sin x, बीच में प्लस लगाओगे। अब मेरे को किसको छोड़ना पड़ेगा? sin x माइनस कोस x को छोड़ना पड़ेगा। e की पावर x का हो गया e की पावर x। थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे e की पावर x कोस x, इसका मल्टीप्लाई इससे e की पावर x sin x, इसका मल्टीप्लाई इससे e की पावर x sin x, इसका मल्टीप्लाई इससे e की पावर x cos x। एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया, यानी मेरे पास क्या आ गया?
2e की पावर x sin x, ये f डैश x की अवकलन कर दिया भाई। सबको आता है एक को u मानना है, एक को v मानना है। जैसे आप अवकलन करोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये हमारे पास बच गया भाई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यदि आप कोई भी वैल्यू रखोगे, अगर π/4 से 5π/4 के बीच में साइन के एंगल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो बताओ क्या वो इन्फिनिटी आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि साइन के एंगल के अंदर कुछ भी रख दो उसकी वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, कभी नेगेटिव नहीं आती है, नहीं नेगेटिव आती है सॉरी, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आता भाई। -1 के बीच में आती है, -1 से +1 के बीच में हो सकती है, लेकिन -1 से ज़्यादा भी नहीं होती है, तो इन्फिनिटी तो आएगा कहाँ से? इसका मतलब अनंत तो आने वाला नहीं है। और जब अनंत नहीं आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अंतराल π/4 5π/4 में फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है, इसलिए विवृत अंतराल, इसलिए विवृत अंतराल π/4 5π/4 में फलन यानी जो हमारा फंक्शन अवकलनीय है। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी भाई? मोहित कुमार नो, मोहित कुमार नो क्या है भाई? भाई साइन x की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं आती है, साइन x की वैल्यू हमेशा -1 + 1 के बीच में होती है, इसलिए ये इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, और जब ये इन्फिनिटी नहीं आएगा तो फलन परिभाषित होगा, इसलिए इस अंतराल के अंदर ये अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा भाई। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या लिखोगे? फलन अवकलनीय आ गया ना भाई, दिया गया फलन, दिया गया फलन, दिया गया फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है, इसलिए संवृत अंतराल, संवृत अंतराल π/4 छोटा ब्रैकेट भाई, यहां कौन सा आएगा? बड़ा ब्रैकेट में संवृत अंतराल फलन संतत होगा। ठीक है, ये 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी और चौथी स्टेप, इनको मिटा देता हूं भाई। ठीक है, फिर मैं तीसरी स्टेप कर रहा हूं। अरे ये तो काम आएगा, f डैश x = 2e की पावर x × sin x, ये काम आएगा भाई, है ना? इसको मिटा देता हूं बस। अब मेरे को बताना भाई, तीसरी स्टेप क्या थी हमारी? तीसरी स्टेप थी कि सर FA = FB होना चाहिए, यानी FA इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए FB। FA भाई, FA A की वैल्यू देखो, ये A की वैल्यू है, ये किसकी है? B की वैल्यू, तो F π/4
1 की जगह π/4। फंक्शन के अंदर लिखो e⁻π/4 साइन x की जगह π/4 cos π/4। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब ये वैल्यू 0 कैसे हुई मैं बता देता हूं। देखो साइन π/4 का मतलब है साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, फिर माइनस कोस π/4, कोस 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2। एक प्लस का एक माइनस का कट के 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं एफ बी की वैल्यू। देखो टाइम भी कम है हमारे पास। एफ बी की वैल्यू क्या है? 5π/4। 5π/4 साइन 5π/4 माइनस कोस 5π/4। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। अब बहुत सारों को डाउट हो रहा सर इसकी वैल्यू 0 कैसे आएगी, हमें तो निकालना ही नहीं आता। लो भाई सीख लो। देखो साइन यहां 5π/4 है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं पाई प्लस π/4। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? दोनों का एलशियम लोगे तो 4π प्लस पाई 5π/4 हो गया। 4 का भाग देके देख लो 5π में, एक बार जाता है तो पाई 1 लिख दी, प्लस में क्या बच गया? 1 बच गया तो π/4। कोस पाई माइनस π/4, सॉरी प्लस आएगा ये, है ना? यहां पे भी यही आएगा, 5π/4 है। पाई आ गया, इसका मतलब नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, थीटा की जगह π/4। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि प्लस का आएगा कि माइनस का। पाई यहाँ पे होता है, पाई में आप जोड़ रहे हो, जोड़ोगे तो तीसरे के अंदर पहुंच गए, और तीसरे के अंदर टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं भाई। तो ये हो गया माइनस का, बीच में माइनस, पाई आ गया, कोस चेंज होगा, किस में होगा? साइन में। लो भाई साइन में चेंज कर दिया, थीटा π/4। तीसरे चतुर्थांश के अंदर कोस भी किसका होता है? नेगेटिव का, बाहर नेगेटिव और है। अरे ये साइन क्यों लिख दिया? कोस, एक माइनस एक प्लस, इनको काट दे। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान कोस 45 का मान सेम होता है, फिर से उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है भाई, तो मेरे को ये बता दो कि एफ ए बराबर एफ बी आया कि नहीं आया? मतलब हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आ गया। ये कंडीशन भी सही हो गई है। अब एक कंडीशन बची है कि एफ डैश सी बराबर 0 रखने पर सी की वैल्यू, अमन शर्मा तेरे को बहुत जल्दी रहती है भाई मैं टाइम देख रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप पे, इसमें मैं देख रहा हूँ कितना टाइम हुआ। अभी 5 मिनट है हमारे पास, और मोहन सर वैसे भी 10-15 के समथिंग स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़े सा बचा है, 2 मिनट का है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। चलो भाई लास्ट स्टेप है हमारी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश, ये रहा देखो डैश, एफ डैश सी यानी x, लेकिन यहाँ क्या है? c, तो क्या करना है? 2e⁻c साइन c इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? सिर्फ जो अवकलन किया है आपने उसमें x की जगह c लिख के बराबर 0 रख दो आप, तो इसको इधर भेज दो, 0 के भाग में जाएगा 0, तो यानी साइन c आ जाएगा, और साइन c इज इक्वल टू क्या आया? 0। अब बताओ क्या करें? इधर आया है 0 और साइन के अंदर 0 कब आता है? कब आता है भाई?
अरे जीरो पर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो बहुत सारी गलती करेंगे। देखो इसकी जगह मैं साइन जीरो लिख सकता हूँ। क्या जरूरी है साइन जीरो लिखें? क्या मैं ये नहीं लिख सकता साइन पाई? क्या मैं ये नहीं लिख सकता साइन 2 पाई? ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, साइन पाई का मान भी जीरो होता है, साइन 2 पाई का मान भी जीरो होता है, साइन 3 पाई का मान भी जीरो होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि सी की वैल्यू जीरो भी होगी, पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है। लेकिन हमें इनमें से कोई ऐसी वैल्यू देखनी है, कोई ऐसा मान देखो, क्या इनके बीच में से कोई वैल्यू आई है क्या भाई? बिल्कुल आई है। c इज इक्वल टू पाई। 45 और 5 पाई अपॉन 4 के बीच में पाई आता है। क्या आता है? पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। तो c इज इक्वल टू पाई। मैंने जीरो क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके अंदर आता ही नहीं। 2 पाई तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 3 पाई ये भी ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन एक वैल्यू ऐसी है पाई जो इन दोनों के बीच में आती है, यानी c इज इक्वल टू पाई। और जो ये पाई है ये पाई अपॉन 4 और 5 पाई अपॉन 4 के बीच में आती है, इसलिए ये कंडीशन भी लागू होगी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जिसके नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को रिपीट करके देख ले। फिर भी समझ में नहीं आया तो कल, अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो पहला ही क्वेश्चन करवाया मैंने 7.6 का, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल 7.6, जिसमें रोले प्रमेय के बारे में आज हमने पढ़ा है। कल हम लांगराज मध्यमान प्रमेय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।